गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो थर्ड लॉ है स्नेल्स लॉ, उस थर्ड लॉ के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड लॉ को जो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ था भाई मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंजेस, स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बट नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सेकंड था इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ray all lie in the same plane, all lie in the same plane, तीनों सेम प्लेन के अंदर रहेंगी। और जो हमारा थर्ड था स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू refractive index of second medium by refractive index of first medium and it's a constant। ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इस थर्ड लॉ को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके अकॉर्डिंग ये तो आपने लिख दिए थे, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करना, ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल आई है, दिस इज एंगल आई। अगर मीडियम कंटिन्यूस होता तो ये सीधा चले जाता। सपोज ये रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इधर आ जाएगी, दिस इज आवर एंगल आर। तो बेटे ट्रिग्नोमेट्री होती है, अपने मैथ्स के अंदर पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पर मैंने साइन लिखा है। साइन ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सपोज आपको ये एंगल थीटा दे दिया, तो इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब तक आप ये बोल देते थे कि इनमें से एक परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 7th 8th में पढ़ी होगी, उस टाइम पर आपने ये देखा होगा कि इनमें से एक साइड को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं और दूसरी साइड को बेस बोल देते हैं। बट एक्चुअल में बेटे जो थीटा एंगल जहाँ पर दिया गया है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गई वो साइड कौन सी हो जाएगी, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन कोस और टेन, ये तीन क्वांटिटी होती हैं, हमें यहाँ पर साइन का यूज है, साइन कोस और टेन, ये तीन क्वांटिटी होती हैं। इन तीन क्वांटिटी के अंदर साइन होता है भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद रखने का तरीका, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और डिनोमिनेटर में एच एच बी
हर हर भोले। तो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो फर्स्ट देखना है आपको, पी पंडित परपेंडिकुलर हर हर भोले एच। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो हम यहां पर आते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल ये आप मैथ्स के अंदर और क्लियरली पढ़ोगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग डिग्री के ऊपर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी मैथमेटिक्स के अंदर बताएंगे। साइन आई बाई साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है इफ मीडियम इज नॉट चेंज्ड, इफ बोथ मीडियम्स आर सेम, इफ बोथ मीडियम्स आर सेम, अगर दोनों मीडियम सेम है तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे होगा भाई, कांस्टेंट होगा देखो, साइन सपोज यहां पर हमने 30 डिग्री रखा और साइन आर सपोज ये 30 है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, ये कम होगा या नहीं होगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन आर होगा। सपोज ये 22 डिग्री है, सपोज इनकी वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी मान ली, 0.2 मान लिया हमने। साइन 30 को साइन 22 की वैल्यू से जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 0.2। अच्छा भाई, हमने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया सपोज x और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया y, x अपॉन y, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो x क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, y क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। x जो है हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, y क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का। तो x अपॉन y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, जो साइन i बाई साइन r की आती है, ठीक है। अब तीसरी चीज और सुनो इसमें, अगर हमने i को यहाँ पे 40 डिग्री कर दिया, साइन 40, i को 40 कर दिया हमने, r जो है वो ऑटोमेटिक सपोज 35 वैल्यू बन गई, ऑटोमेटिक r की वैल्यू वो बनेगी जिसका आंसर कितना आ जाए, 0.2 आ जाए। अपने आप ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि आंसर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट। आगे समझ में, ठीक है। फिर से साइन आई बाई साइन आर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x मान लिया, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y मान लिया। तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू अगर 0.2 आई है तो x अपॉन y मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम भी 0.2 होगा। और अगर हमने इसको चेंज कर दिया, i को 40 कर दिया, तो r जो है वो ऑटोमेटिक इस तरह से सेट होगा कि आंसर कितना आएगा, 0.2 ही आएगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक चीज ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होना चाहिए,
n2 बाई n1 की वैल्यू 0.2 ही रखनी है, मतलब ये दोनों मीडियम सेम होने चाहिए, बोथ दीज मीडियम मस्ट बी सेम। ठीक है, करें बेटे, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत बार पेपर में आया हुआ है, डायग्राम बनाना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब कैसी होती है बेटे, एक कांच की प्लेट होती है इस तरह से, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप की, और उसके अंदर कुछ थिकनेस। ये सपोज ये एक ग्लास प्लेट है या ग्लास की स्लैब है, ठीक है। जैसे आपकी टेबल के ऊपर ग्लास होता है ना, कांच होता है, वो तो थोड़ा थिन होता है, थोड़ा मोटा लेते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर से लाइट जाती है जब क्या फिनोमिना होता है, और मैं यहाँ पर जो थिकनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो थिकनेस है इसको मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा रिप्रेजेंट किया है। टी थिकनेस की स्लैब है हमारे पास, तो इस टी थिकनेस की स्लैब के अंदर यहां से लाइट आएगी और यहां से अपर फेस से लाइट जाएगी और लोअर फेस से लाइट निकलेगी। तो वो किस पाथ को फॉलो करेगी ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मीडियम चेंज होगा। सपोज दिस इज आवर एयर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एन ए, ये ए जो है नीचे लगाया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ग्लास स्लैब है तो ये मान लिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज आवर एंगल आई, ये हमारा क्या हो गया, एंगल आई हुआ। ये एंगल आई हुआ है। अगर मैं यहां पर ग्लास स्लैब को नहीं रखता तो ये लाइट ऐसे जाती या नहीं जाती, ये सीधी चली जाती। इफ देयर वर मीडियम कंटिन्यूअस, अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता तो ये सीधी चली जाती। एयर क्या बताया था, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या बताया था, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड कम हो, रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ज्यादा। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ गई। दिस इज आवर आर, दिस इज आर, I1 मान लो, और ये एंगल हमने क्या मान लिया, R1। ये इस ऊपर वाले फेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हुई है, इस फेस पे रिफ्रैक्शन हुई है ये, ठीक है। अब नीचे वाले फेस पे भी रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में जाएगी वापस। तो देयर विल बी टू रिफ्रैक्शन, वन एट अपर एंड वन एट लोअर। एक लोअर के ऊपर होगी और एक अपर के ऊपर होगी। दिस इज आवर एंगल R2, ठीक है, या इसको आप I2 मान लो। और अब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, एक्चुअल में तो इसको यहां पे जाना था सीधा, बट डेंसर से रेयर में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाके और ये पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल। ये ध्यान रखना, इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाएं और ये जो रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। दिस इज आवर एंगल E, ठीक है। E को हम क्या बोलते हैं, अमरजेंट एंगल। E इज नोन एज अमरजेंट
एंगल, ई को बोलेंगे हम इमरजेंट एंगल। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, lateral displacement. This is known as lateral displacement. थर्ड एंगल I1 जो है, एंगल I1 जो है, या इसको I लिख लो आप, I इज इक्वल टू E। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा? इमरजेंट एंगल के इक्वल होगा। और साथ में आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यहां पर लिख सकते हो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट it is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance between, it is the perpendicular distance between, perpendicular distance between the emergent ray, देखो ये हमारी emergent ray है, ठीक है। It is the perpendicular distance between emergent ray and the incident ray bring forward, incident ray bring forward। जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं तो इंसिडेंट और emergent रे के बीच में, दिस रे इज emergent रे, इंसिडेंट और emergent रे के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज, ये एंगल कौन सा हो जाएगा? emergent एंगल। ये एंगल I जो है इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा? emergent एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको नोट करो स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।